आज ये प्रॉब्लम है फिज़िक्स का 2025 का प्रॉब्लम 3। कह रहा है कि एक मोनोटॉमिक गैस है सिलेंडर ऑफ हाइट एज को अंडर अ पिस्टन और ऑसिलेट कर रहा है पीरियोडिकली अप एंड डाउन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए। पहले हाफ पीरियड में अपवर्ड मूव कर रहा है स्पीड यू के साथ और सेकेंड हाफ पीरियड में डाउनवर्ड्स विद द सेम कांस्टेंट स्पीड यू। इनिशियली द रूट मीन स्क्वायर स्पीड द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वी। कितना टाइम लगेगा फॉर द आरएमएस स्पीड टू डबल। मॉडल एजम्पशंस कुछ दिए हुए हैं। वॉल्स एंड द पिस्टन आर परफेक्ट हीट इंसुलेटर्स and have zero heat capacity और the surface of the piston is perfectly flat। जो मीन फ्री पाथ है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये डिस्कस करूँगा मैं आगे प्रॉब्लम में कि अजम्पशंस क्यों दिए गए हैं। हर अजम्पशन का यहाँ पे रोल है। सबसे पहले तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रही है तो कंप्रेस करेगी एक बार, एनर्जी का एडिशन होगा, फिर एक्सपैंड करेगी तो एनर्जी का रिडक्शन, एनर्जी हटेगी इससे। तो अब सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रही है तो नेट चेंज तो जीरो होना चाहिए। नॉर्मल एक थर्मोडायनामिक एनालिसिस यही बताता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि आप ऊपर जा रहे हैं उसके साथ पिस्टन के साथ तो स्कूपिंग अप एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कोलिजन रेट बढ़ रहा है। जैसे नीचे आ रहे हैं तो कम मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी गेन फेज़ में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और नीचे आते वक्त कोलिजन रेट कम है, तो इसलिए नेट एनर्जी गेन हो रहा है। और यही नेट एनर्जी गेन एक्चुअली लास्ट स्टेज में हेल्प करेगा हमें फाइंड आउट करने में इसका टाइम। तो पार्ट 2 पे आते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस। This assumption implies that the process time is much longer than the thermal diffusion time। थर्मल डिफ्यूजन टाइम से ज़्यादा है प्रोसेस टाइम पे। इसका मतलब है कि गैस हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम पे है हर समय थ्रू आउट द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस। तो जो सिंगल आरएमएस स्पीड है उससे यूज़ कर सकते हैं हम माइक्रोस्कोपिकली। तो कॉन्सिक्वेंटली तो पूरी गैस को ट्रैक करने से अच्छा है कि एवरेज एनर्जी ट्रांसफर रेट ले लें एक सिंगल मॉलिक्यूल का और फिर उसके बाद एवरेज कर दें पूरे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अक्रॉस। तो इससे क्या हुआ कि अपने जो फ्रीक्वेंसी जो कोलिजन्स है पिस्टन के साथ और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं ये सिंपली गैस के थर्मल स्टेट से ही पता लग जाएगा। इसलिए जो हमारा जो थर्मलाइज गैस का जो मॉडल है, एनालिसिस है, वो सही बताता है इवन तो हम लोग बैलिस्टिकली इसे एनालाइज कर रहे हैं। अब एक सिंगल मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं जिसका मास m है और ये सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे लेकिन डिस्टिंग्विशेबल होंगे, जो क्योंकि यहाँ पे जो एजम्पशंस ऊपर दिए हैं वो ये डिक्टेट कर रहे हैं। तो एक मास ले लिया मॉलिक्यूल का m हो गया और vg हो गया इसका वर्टिकल अपवर्ड स्पीड और u हो गया पिस्टन की स्पीड। सबसे पहला केस कंप्रेशन का होगा। पिस्टन नीचे मूव कर रहा है और जो पिस्टन है वो गैस की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि तो अगर गैस की तरफ मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो vz तो हो गया पार्टिकल की स्पीड ऊपर जाने की प्लस u, क्योंकि उल्टा करके ऐड कर रहे हैं। और जब उससे तो कोलाइड करेगा तो वापस मूव करेगा, तो वापस मूव करने में इलास्टिक कोलिजन्स रिलेटिव स्पीड को कंजर्व करते हैं, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2u फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगी। और मोमेंटम चेंज पता है हमें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डेल्टा पी डाउन। अब एक्सपेंशन में चलते हैं। पिस्टन अपवर्ड्स मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ u, तो द पिस्टन इज मूविंग अवे फ्रॉम द गैस। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो vg माइनस u हो जाएगी और द मॉलिक्यूल लीव्स विद द स्पीड ऑफ vg माइनस 2u कि वो कोलाइड करेगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो मोमेंटम चेंज जो अपवर्ड्स वाला है वो हो जाएगा 2m इंटू vz माइनस u। कैलकुलेटिंग द प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर यही होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स क्या है? फोर्स में मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड। टोटल प्रेशर के लिए चाहिए क्या? मोमेंटम ट्रांसफर पर हिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल। और ये जो रेट है वही होता है हमारा फ्लक्स। तो स्टैंडर्ड फ्लक्स क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी एक पार्टिकल के लिए, और डेंसिटी होती है पार्टिकल डेंसिटी, कितने पार्टिकल्स हैं एक एवरेज वॉल्यूम में। क्योंकि लेकिन यहाँ पे वॉल मूवेबल है, स्टैंडर्ड केटीजी से यही डिफर कर रहा है कि वहाँ पे हमारी वॉल स्टेशनरी थी, राइट वाली वॉल या लेफ्ट वाली जिसको भी ले रहे थे, और यहाँ पे एनालिसिस करने पे हमारी वॉल मूव कर रही है क्योंकि पिस्टन यू से मूव कर रही है। तो दोनों फ्लक्सेस अलग अलग आएंगे। कंप्रेशन के समय रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा थी, प्लस का साइन है बीच में, तो यही चीज़ दिखी है, और एक्सपेंशन के समय कम होगी तो इसलिए माइनस का साइन है। प्रेशर जो होता है वो वही फ्लक्स इंटू मोमेंटम पर हिट, और पी डाउन पी अप दो अलग अलग निकाले, एक्सपैंड कर दिया इनके स्क्वायर से। और फिर ये चीज़ हमें पता है कि ऊपर जो अजम्पशंस दिए थे मॉडल के लिए उसमें कहा था कि जो यू स्क्वायर के जितने टर्म्स हैं, यानी कि यू बहुत छोटा है वीजी के कंपैरिजन में, इसलिए जो सेकंड ऑर्डर टर्म्स हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दोनों में नेग्लेक्ट करने के बाद यही अप्रॉक्सीमेटेड यही टर्म्स आएंगे पी डाउन पी अप के, और अब इसका एवरेज करना है। अब एक चीज़ है कि एवरेज करने में दो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे। एक तो होगा हमारा फ्रिक्शन वाला फैक्टर और एक होगा हमारा रिवर्सिबल प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर स्टैंडर्ड पी नॉट, वो तो चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे। और जो आपका फ्रिक्शन वाला फैक्टर है वही अल्टीमेटली हमारा कंट्रीब्यूट करेगा हीटिंग अप होने में। तो हीटिंग अप के लिए वही फैक्टर मेन हमारा रिस्पॉन्सिबल है। अब एग्जैक्ट एवरेज तो एक इंटीग्रल करना पड़ेगा जिसका प्रूफ मैंने दिया है नीचे अपेंडिक्स में,
लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वीजी जो है इंटीग्रेट करने के बाद ये निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ KT अपॉन 2πm। अब ये RMS स्पीड भी नहीं है, ना कि ये मीन स्पीड है, ये है मीन वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स, मतलब मीन वर्टिकल वेलोसिटी वेटेड बाय द फ्लक्स। ये इंटीग्रेट करके नीचे रिजल्ट ऐड किया है और इस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करने पे प्रेशर्स ये आ जाएंगे। और प्रेशर जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा जब आप गैस को फाइट कर रहे हैं, और गैस वैसे ही जब नीचे है और पिस्टन भी ऊपर जा रही है तो प्रेशर कम होगा अपवर्ड्स। तो अब एनर्जी गेन लिखते हैं। एनर्जी गेन इसलिए निकाला क्योंकि हमें टाइम चाहिए, तो टाइम और इसको एनर्जी को रिलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन होता क्या है, पावर पहले क्या था, पावर होता है अपना वर्क पर सेकेंड। तो वर्क पर सेकेंड का मतलब है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स हमें पता है कि प्रेशर इंटू एरिया, और वेलोसिटी यू दी है पिस्टन की। तो अब वर्क डन बाय द पिस्टन निकालना है, तो दो हाफ में निकालना पड़ेगा, एक बार तो कंप्रेशन के समय और एक बार एक्सपेंशन के समय। अब नेट हीटिंग रेट इसी से मिलेगा और इसी के थ्रू हम रिलेट कर पाएंगे टाइम को और आपकी जो वेलोसिटी वाले फैक्टर्स हैं उनको। तो जब कंप्रेशन का समय जब होगा तो P डाउन इंटू A इंटू यू, P डाउन हो गया डाउनवर्ड प्रेशर। तो P डाउन के दो फैक्टर्स थे जैसे मैंने पहले ही बताया था, P नॉट प्लस फ्रिक्शन इंटू A इंटू यू। फिर यही चीज़ एक्सपेंशन के लिए करी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा फ्रिक्शन का फैक्टर क्योंकि मूविंग अवे फ्रॉम द गैस। और यहाँ पे मतलब यही चीज़ है कि गैस को एक कंटिन्यूस क्लाउड के तरह अज्यूम करने से अच्छा है कि हम उसको एक मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरह अज्यूम करें। कई सारे पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं लेकिन आइडेंटिकल हैं, और वो टकरा रहे हैं आपस में, उन्हीं के थर्मलाइजेशन से हीटिंग अप या हीटिंग जो भी इफेक्ट है नेट वो रिजल्ट हो रहा है। नेट एनर्जी गेन इन्हीं का डिफरेंस हो गया। और हाफ इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि हाफ साइकिल में वो नीचे जा रही है, हाफ साइकिल में ऊपर जा रही है, तो नेट जो चेंज होगा उसमें भी हाफ का एक फैक्टर आएगा। ये कॉमन सेंस। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, W1 माइनस W। तो स्टैटिक प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा जैसा मैंने बताया था, P नॉट ही माइनस करेंगे तो फ्रिक्शन वाला माइनस का टर्म डबल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n जो है वो क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी, मतलब कि कितने पार्टिकल्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, मल्टीप्लाई बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। और एरिया A है और हाइट हमारी h है, तो मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन नेट हीटिंग रेट का आ गया। अब RMS स्पीड और टाइम को कनेक्ट करना है इसमें। RMS स्पीड में क्या है कि एनर्जी लेफ्ट साइड है, हमें चाहिए वेलोसिटी राइट साइड में, RHS ऑफ द एक्सप्रेशन, जो ऊपर जो एक्सप्रेशन आया है। तो अब हमें पता है मोनोटॉमिक गैस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो RMS स्पीड से V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 KT अपॉन m। तो स्क्वायर रूट ऑफ KT इसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ KT सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एक्सप्रेशन बनता है। अब जो टोटल इंटरनल एनर्जी है ये भी हमें पता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है मैक्सवेलियन गैस के लिए, तो हाफ n टाइम्स m टाइम्स V स्क्वायर। अब जो रेट ऑफ एनर्जी इसी का डेरिवेटिव है, तो DE/dt निकाल दिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में एसेंशियली, और दोनों को इक्वेट कर दिया ऊपर से, तो फिर dV/dt मिल जाता है। ये है RMS स्पीड ऑफ द गैस जो कि बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि यहाँ पे U स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एज हमारी हाइट ही है कांस्टेंट है, और 6π और 4 भी तो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर्स। इंटीग्रेट करने के लिए वही कि हमें डबल करना है, तो 0 से या तो V0 के लिए देख सकते हैं या तो V0 से 2V0 के लिए। तो 0 से T के लिए और V0 to 2V0 या फिर 0 to V0, वही चीज़ है, लिमिट्स इंटरचेंज हो सकती हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद ये फैक्टर आएगा T का, और फाइनली रीअरेंज करके स्क्वायर रूट को अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो HV अपॉन U स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3π अपॉन 8, ये फाइनल आंसर है। और नीचे ये प्रूफ है, तो मतलब एसेंशली प्रूफ देखने के बाद पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। ये प्रूफ उसी के लिए है जो VZ जो अपवर्ड वेलोसिटी है फ्लक्स की, मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स वेटेड बाय द फ्लक्स। तो यही था प्रॉब्लम। और अगर कहीं पे कोई कंसेप्चुअल फ्लॉज अगर नज़र आते हैं या कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इसका और बनाऊंगा 2025 का, ये फिजिक्स कप का, अच्छे सवाल थे इसके, और ऐसे इतना हाई लेवल भी सवाल नहीं है कि टैकल नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू।